गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाउ यू ऑल? आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका द टॉपिक नेम इज ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। देखिए, ये टॉपिक आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन एक बज वर्ड बन चुका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के टाइम पे कैसे हमारा इकोनॉमी जो डाउनग्रेड होते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और कैसे ग्लोबलाइजेशन उसका इम्पैक्ट एजुकेशन में कैसे रहता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। राइट, तो बेसिकली आप उसको पढ़ने से पहले पहले मेरे बारे में मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं, गोपिका दास है और मैं लेक्चरार हूँ और मैंने नेट और जीआरएफ भी क्लियर किया हुआ है। हालांकि इसका कोई खास इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। एनीवे, कम टू द टॉपिक। Let's come to the topic. First, let us understand what is the meaning or concept of globalization, कि globalization होता क्या है। राइट, तो हम समझेंगे। देखिए, ये क्या बताता है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशनल इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड कल्चर वर्ल्ड वाइड इन इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, ट्रेड, कॉमर्स एंड सर्विस। देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि देखिए, हमारे देश, हमारे इस पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं और उन देशों के साथ हमारा बहुत सारा रिलेशन है। रिलेशन हो सकता है इकोनॉमी के बेसिस में, हो सकता है पॉलिटी के बेसिस में, हो सकता है ट्रेड के बेसिस में, हो सकता है कॉमर्स के, कल्चरल एक्सचेंज। तो देखिए, हम आज भी, आज के डेट में हम एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं दूसरे देशों के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कैसे वो कोई देश का इकोनॉमी दूसरे देशों के इकोनॉमी के साथ जब इंटरकनेक्टेड हो जाता है और इंटरडिपेंडेंस हो जाता है, इसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। इसकी वजह से हमारा ट्रेड या फिर बिजनेस या फिर कोई भी कॉमर्स दूसरे देशों के साथ होने लगता है। ग्रेजुअली उनका सोसाइटी, हमारा सोसाइटी इंटीग्रेट होने लगता है। उनका कल्चर, हमारा कल्चर एक्सचेंज होता है, मतलब उनका कल्चर हम अडॉप्ट करते हैं, हमारा कल्चर वो अडॉप्ट करने लगते हैं। इसी की वजह से हमारा ट्रेड इजी हो जाता है, हमारा बिजनेस रिलेशन बढ़ता है दूसरे देशों के साथ। तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस प्रोसेस है जिसमें किसी देश का इकोनॉमी दूसरे देशों के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं और उसकी वजह से उनका कैसे कल्चर में इम्पैक्ट आता है, कैसे कल्चरल एक्सचेंज होता है। मान लीजिए, हम यूएसए के साथ बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, वहाँ पे हम कुछ वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश से हम बासमती चावल सेल करते हैं। इसकी वजह से हमारा बिजनेस कनेक्शन बढ़ता है और बिजनेस कनेक्शन बढ़ने के साथ साथ हमारा जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर यूएसए जाते हैं काम करने के लिए, तो ये भी एक कल्चर, जिसकी वजह से सर्विस में एक्सचेंज होता है। पढ़ने जाते हैं, उनका कुछ कल्चर अडॉप्ट करते हैं हम, वो लोग हमारे कुछ कल्चर अडॉप्ट करते हैं। यही प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो और एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि इन मॉडर्न टाइम्स ग्लोबलाइजेशन इज द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ नेशन सक्सेसफुली कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड एंड मेकिंग ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इजियर एंड एफर्टलेस। कि पूरा दुनिया को कनेक्ट करना, पूरे दुनिया को कनेक्ट करना ही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। जैसे दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट होते, देखिए जैसे सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ उस समय ये पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड उतना नहीं था, क्योंकि जिसके जो जगह में जो रह रहा है वहां पे खा पी के वहीं रह रहा है। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा, तो वो व्यापार करने लगा। व्यापार करने की वजह से, जैसे कि वास्को डी गामा रूट इंडिया को डिस्कवर किए, समुद्री रूट, तो इसकी वजह से व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने की वजह से वहां के लोग यहाँ आने लगे, यहाँ के लोग वहां जाने लगे, पढ़ने के लिए वहां जाने लगे, वो लोग यहाँ पढ़ने, मतलब जो इंटरकनेक्शन होने लगा, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। स्टार्टिंग बिजनेस से हुआ, स्टार्टिंग ट्रेड से हुआ, लेकिन ग्रेजुअली ये कल्चर, सर्विस का एक्सचेंज होने लगा। तो इसी प्रक्रिया को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि कैसे एक देश का बिजनेस या फिर कोई भी अर्थनीति दूसरे देशों के साथ जब जुड़ने लगता है, कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, अब इसका कुछ ओरिजिन समझ लेते हैं कि क्या है जो आपका ओरिजिन। तो ग्लोबलाइजेशन का देखिए, सिविलाइजेशन जैसे ही डेवलप, आप सुनते होंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, तब भी वाणिज्य या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रहा था, व्यापार हो रहा था दूसरे देशों के साथ, लेकिन उतना कनेक्टेड नहीं था जो आज की डेट में है। आज जितना
पूरा होल वर्ल्ड एक देश की तरह, एक फैमिली की तरह हो चुका है। पहले उतना ज्यादा ट्रेड नहीं होता था जितना आज के डेट में हो रहा है, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही, मतलब खत्म होने के दौरान ही आपका ग्लोबलाइजेशन जो मॉडर्न टाइम का स्टार्ट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन वाज लार्जली शेप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। The 1944 Bretton Woods Conference established the World Bank and IMF to break down trade barriers and promote free trade। देखिए, जैसे हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा तो 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ। एक होता है वर्ल्ड बैंक, दूसरा होता है आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनका काम है कि जो ट्रेड बैरियर है, जितने भी वाणिज्य व्यवसाय करने के लिए जितने भी प्रॉब्लम होता था, लाइसेंस ये सब वगैरह, दूसरे देशों को मतलब कुछ सामान बेचना हो तो वहां पे उनका लाइसेंस बहुत स्ट्रिक्ट होता था, परमिशन लेना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल होता था। तो वो सारे समस्या को ईज करेंगे, कम करेंगे, ताकि फ्रीली कोई भी देश दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सके कम। तो इसी के दौरान क्या हुआ, ट्रेड बढ़ने लगा। ट्रेड जब बढ़ने लगा तो दूसरे देशों के साथ कनेक्शन बढ़ने लगा। इसी को हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल है कि देश दूसरे देशों के साथ हमारा ट्रेड इजी होने लग रहा था। उसके बाद जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है, while global integration had been occurring for centuries, the word globalization is generally attributed to German-born American economist Theodor Levitt। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, ये वर्ड पहले मतलब दिए थे एक जर्मन बॉर्न एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थियोडर लेविट। तो इन्होंने पहली बार, थियोडर लेविट ने पहली बार ग्लोबलाइजेशन वर्ड को यूज किया। हालांकि ग्लोबलाइजेशन पहले से भी था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग जो पहली बार थियोडर लेविट ने किया था। नेक्स्ट, अब फीचर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन का, क्या क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में। पहले वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड नेशनल इकोनॉमीज विद वर्ल्ड इकोनॉमी। ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये वर्ल्ड सारे विश्व में होता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन हो, जब होल वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेड होता है, इंटीग्रेशन होता है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का कनेक्शन होता है, किसी देश अन्य देश के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसके अर्थव्यवस्था की वजह से। जैसे कि हम क्रूड ऑयल के लिए हम दूसरे देशों जैसे रशिया, मिडिल ईस्ट कंट्री, ईरान, इराक, इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, दुबई, यूएई, अमेरिका, उनके ऊपर। वो लोग हमारे ऊपर कुछ चीज, हमारे कुछ देश के स्पाइसेस, जो मसाले, उनके ऊपर, हमारे ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। कॉटन हमारे देश से भी सेल होता है, राइस हमारे देश से सेल होता है। तो क्या है, हमारा इंटर कनेक्शन बढ़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है जो होल वर्ल्ड में इंटरकनेक्शन बढ़ता है, और ये ग्लोबलाइजेशन सारे विश्व में होता है। दूसरा, नेटवर्किंग नेशन। नेटवर्किंग नेशन क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन में दूसरे देशों के साथ हमारा कनेक्शन इंक्रीज होता है, एक्सचेंज बढ़ने लगता है, व्यापार बढ़ने लगता है, तो इसको हम कह सकते हैं नेटवर्किंग नेशन। उसके बाद ब्रेक डाउन बैरियर्स, बाउंड्रीज, ब्रेकिंग बाउंड्रीज, जितने भी जो बैरियर्स हैं, जैसे कि जोग्राफिकल बैरियर, अरे वो तो बहुत दूर है, वहां से हम कैसे व्यापार करेंगे, ये सब ना पूरा खत्म हो जाता है ग्लोबलाइजेशन में। कैसे, आप चाहते हैं तो शिप से व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे जहाज जाते हैं, पोर्ट रहता है जहाँ पे वो अपना मतलब लैंड करते हैं, वहां पे शिप मतलब सामान वगैरह लोडिंग होता है, ताकि हमारा व्यापार इजी से हो सके। उसके बाद हम एरोप्लेन से भी हम अपने सामान दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। उसके बाद हम रोड कनेक्टिविटी बना के हम रेल लाइन से भी कनेक्ट, रेलवे से भी कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ सामान। तो हमारा जो जोग्राफिकल बाउंड्री है कि ये समुद्र है, हम तो जा नहीं सकते, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि शिप आ चुका है, और एरोप्लेन से भी आप दूसरे देशों के साथ कुछ सामान बेच सकते हैं, वहां से ला सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो बाउंड्री था, अब वो ऐसा कुछ नहीं है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके बाद ग्लोबल विलेज। देखिए, हमारे दुनिया अब एक विलेज की तरह हो चुका है। हम कहीं भी 2 सेकंड में कहीं से, अभी सपोज आपका मन चाहा कि आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली टिकट बुक करके जा सकते हैं, या फिर वो लोग आ सकते हैं। अब दूसरे देशों के साथ आप टूरिज्म पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि मैं सपोज जा रही हूँ स्विट्जरलैंड, दुबई जा रही हूँ, तो क्या है ये जैसे कि अपने घर को घूमने जाने जैसा है। तो ग्लोबल विलेज की तरह हो चुका है। हमारा कल्चरल एक्सचेंज होने लग रहा है, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होने लगा रहा है। तो ये क्या, एक ग्लोबल विलेज की तरह हम हो चुके हैं पूरा ये जो विश्व है। नेक्स्ट, अब फैक्टर फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन। किन किन कारणों से ग्लोबलाइजेशन सहज होने लग रहा है, मतलब इजी हो रहा है, किन किन कारणों की वजह से। तो पहले हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होना। देखिए भाई, एरोप्लेन हुआ, शिप
डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, सैटेलाइट डेवलपमेंट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल, हम दूसरे देशों के साथ और ज़्यादा कनेक्शन क्लोज होते जा रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमी, अब देखिए हमारा देश का इकोनॉमी किसी और देश का इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। लोन के लिए हम दूसरे देशों के लिए जाते हैं या फिर वो लोग हमारे, ऐसा इंटरकनेक्शन बन चुका है तो इकोनॉमी की वजह से। उसके बाद रिसोर्स एंड मार्केट, देखिए रिसोर्स का मतलब है कुछ ऐसा रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेज जो दूसरे देशों में मिलता है, हमारे देशों में नहीं मिलता, तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए हमको रेयर अर्थ मिनरल के चाहिए, तो उसकी वजह से हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। वैसे बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल फोन का भी डिफरेंट पार्ट्स, वो हम दूसरे देशों से लाते हैं। वैसे हमारे देश से भी बहुत सारे लोग अपने सामान वगैरह लेके जाते हैं, आयरन ये सब। तो ये क्या होता है कि हमारा जो मार्केट है या फिर रिसोर्सेस है, हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की वजह से हम वहां से सामान लाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ से सामान, या फिर हमारा जो कुछ सामान बेचने के लिए दूसरे देशों का मार्केट हम यूज करते हैं। तो ये सब भी रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन होने के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर, देखिए राजनीतिक कारण भी रहता है। किसी देश के साथ आप अच्छे संबंध बनाते हैं, अच्छे रिलेशन रहता है, तो आपका ग्लोबलाइजेशन और भी ज्यादा ईजी हो जाता है, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन इशू, मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्शन का इशू हुआ या फिर प्रॉब्लम हुआ, हम दूसरे देशों के साथ कनेक्शन बनाते हैं ताकि वहां से हम सामान ले पाए, क्योंकि हमारे देश में तो वो हो नहीं रहा है, तो हम दूसरे देशों से लाते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर, देखिए हिस्टोरिकल फैक्टर मतलब है कि पुराने दिनों से कैसे दूसरे देशों के साथ आपका रिलेशन है, राइट। जैसे कि रशिया के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, तो वो एक हमारा ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करता है, अच्छा रिलेशन। इसराइल के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, राइट। तो इनकी वजह से भी एक एक बार हमारा क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में ईज होता है, एक बिजनेस व्यापार करने में सहज हो जाता है, क्योंकि हमारा पुराना रिश्ता अच्छा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्लो, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ग्लोबलाइजेशन और भी ज्यादा इजी होने लगा है। हम दूसरे देशों का न्यूज, इंपॉर्टेंट खबरें जान सकते हैं इजीली, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपका ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, इनके वजह से भी हमारा क्या होता है, दूसरे देशों के साथ हमारा वाणिज्य, हमारे देश के जितने भी फैक्ट्रीज हैं दूसरे देशों में स्टैब्लिश होता है, उनका फैक्ट्री जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, उनका कंपनी हमारे देश में आता है स्टैब्लिश होने के लिए। तो क्या होता है, इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो कारण हैं ये ग्लोबलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। पहले तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, देखिए एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इंक्रीज प्रोडक्शन, बेटर सर्विसेज एंड क्वालिटी प्रोडक्शन। देखिए जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हम टेक्नोलॉजी हमारे देश में जो नहीं है दूसरे देश से ला सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा अगर हमारा अच्छा टेक्नोलॉजी होगा, बेटर सर्विस मिलेगा, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि हम दूसरे देशों से बेटर क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा देश का क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं क्योंकि हमारा सामान दूसरे देशों में बेचना है। तो ये सारे की वजह से हमारा टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इसमें इंप्रूवमेंट आता है। दूसरी बात इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। देखिए भाई हम अगर दूसरे देशों से व्यापार करेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था का सुधार आएगा, हमारा जीडीपी में ग्रोथ होगा, राइट। उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन, देखिए दुनिया भर जितने भी देश हैं उनके साथ आपका कोऑपरेशन बढ़ेगा, एक ग्लोबल विलेज की तरह आप काम करेंगे, दुनिया में पीस आएगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, राइट। नेक्स्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई? नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि इसका हर कोई पॉजिटिव नो, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। कैसे, क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट? देखिए सोशल एंड कल्चरल, इस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखिए सोशल एंड कल्चरल, इसकी वजह से देखिए क्या होता है कि इनइक्वालिटीज विद इन कंट्री बढ़ने लगता है, सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन आता है, कल्चरल इन्वेजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन होता है। देखिए कल्चरल इन्वेजन कैसा होता है? देखिए दूसरे देश अगर हमारे देश में जब कुछ वाणिज्य या फिर व्यापार करने आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर में थोड़ा उनका इम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से हमारा खुद का कल्चर जो है वो लोग अंडरमाइन होने लगता है। जैसे कि दूसरे देशों का कल्चर जब हमारे देश में आता है, जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, वेस्टर्न क्लोथ हो गया, ये सारे क्या होता है हमारे देश में आने जब लगता है तो लोग उनको पसंद करने लगते हैं और खुद का जो कल्चर है उनको अंडरमाइन नीचा मानने लगते हैं, राइट। उसके बाद लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन, देखिए दूसरे कंपनी हमारे देश में आएगा तो कुछ जैसे एआई कंपनी आने लगता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का काम का लॉस होता है, उनका जॉब लॉस होता है, क्योंकि हाई स्किल्ड वर्कर उनको चाहिए होता है, तो जो लो स्किल वर्कर होते हैं उनका जॉब चला जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दूसरी वजह
इनइक्वालिटी बढ़ता है सोसाइटी में। कैसे? देखिए, एक ऐसा जहाँ पे तो इंडस्ट्री डेवलप होगा वहाँ के लोग तो अच्छा खासा ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ पे इंडस्ट्री आता ही नहीं है, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैकवर्ड रह जाते हैं और एक इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। दूसरा, इकोनॉमी क्या कॉजेस है? देखिए, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आता है, थ्रेट्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है, और फार्मर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि दूसरे देशों का जो द्रव्य है या फिर कोई भी सामान हमारे देश में बेचने लगेंगे तो हमारा फार्मर का तो लॉस ही है ना, क्योंकि हमारे देश का फार्मर का कोई सामान खरीदेगा ही नहीं। उसके बाद जो बड़े बड़े कंपनी है हमारे देश में आने लगेंगे तो हमारा जो छोटा छोटा कंपनीज है वो तो डैमेज होने लगेगा, उनका इंडस्ट्री डूबने लगेगा। जैसे कि टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क का है, वो जब इंडिया में आने आने के बाद हमारे कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो लोगों का बिजनेस कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन पे चला गया। तो हमारे देश का फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कैसे? देखिए, कभी भी ये जो कंपनियां होते हैं दूसरे देशों से आते हैं वो कभी भी यहाँ से चले जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थव्यवस्था को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। राइट? उनका मन लगा तो आ गए, अगर नहीं लगा तो वो चले भी जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है इनका एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल फैक्टर है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जैसे डंपिंग ऑफ पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए, दूसरे देशों का जितने भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है वो लोग क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्री का जो पोल्यूटिंग, जो ऐसा फैक्ट्री जो बहुत सारा पोल्यूशन करता है, वो क्या करते हैं, खुद के देश में उसको नहीं बनाते, वो लेके दूसरे देशों में जो छोटा डेवलपिंग कंट्री है वहां पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं और फैक्ट्री, और क्या करते हैं, वही देश का एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल काटने पड़ते हैं उनका विदेश का कंपनी लगाने में, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंट को डैमेज करता है। तो हम कह सकते हैं इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन में इसका क्या रोल है? भाई, एजुकेशन में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। इसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा एजुकेशन का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो हम दोनों को मर्ज कर चुके हैं, मतलब मर्ज करके मैं ये समझा रही हूँ। तो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड क्या होता है? एजुकेशन में बेस्ट क्वालिटी आएगा, राइट? ग्लोबल स्टैंडर्ड का करिकुलम बनाए जाएंगे और बेटर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, अगर आप हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो आप विदेश चले जाएंगे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में रोट लर्निंग ज़्यादा चलता है, स्किल के ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो आप दूसरे देशों से जाके बेस्ट स्किल्ड बेस्ड काम सीख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी बढ़ चुका है। उसके बाद स्किल एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन आपको मिलेगा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग पे, डेवलपमेंट पे काम किए जाएगा, राइट? उसके बाद मोबिलिटी एंड कंपटीशन। देखिए, स्टूडेंट एंड टीचर क्या होता है, वो बाहर देश जा सकते हैं अपने फायदे के लिए, मतलब खुद का इंप्रूवमेंट के लिए, जहाँ पे उनको अच्छा जॉब मिल सकता है, जहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता, अपने देश में अच्छा हो बुरा हो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, अगर अपने देश में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे देश को जाके पढ़ सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन होता है। अब भाई, ब्रेन ड्रेन तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। ब्रेन ड्रेन क्या? देखिए, हमारे देश में जितने लोग भी एजुकेटेड होते हैं, अच्छा स्किल्ड, वो क्या करते हैं, पढ़ते यहीं से हैं लेकिन चले जाते हैं दूसरे देशों में और उनका डेवलपमेंट करते हैं। जो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से फायदा उनका हो जाता है और नुकसान जो डेवलपिंग कंट्रीज की वजह से। इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, कि एक हाई स्किल्ड पर्सन डेवलपिंग कंट्री से निकल के एक अपने खुद के प्रॉफिट की वजह से वो दूसरे देशों, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है जहां उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वहां चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? उसके बाद स्टूडेंट माइग्रेशन। स्टूडेंट भी माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। तो ये एक फायदा भी होता है और कहीं ना कहीं एक एक बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि वो वहां से दोबारा वापस नहीं आते, वहां उनका रहन सहन हो जाता है, जो कि एक अच्छा खासा स्टूडेंट जो हमारे यहाँ काम कर सकते थे, डेवलपमेंट हो सकता था, वो यूथ दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो ये होता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन का कैसे रोल होता है एक देश को आगे ले जाने में, इनका एजुकेशन में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारे ग्लोबलाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट है। सो that's it for today, guys. I hope you would like this video so much and thank you very much for watching this, and please I'm requesting you, don't forget to subscribe my channel, because आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ मेहनत करके कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, राइट? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, राइट? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ गुड डे।